हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों हमारा चल रहा था दिल्ली सल्तनत का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हम 100 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। दोस्तों आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, वह स्टार्ट होने वाली है 101 क्वेश्चन के आगे से। ठीक है दोस्तों, यानी 100 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था, 101वां क्वेश्चन तक चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कुल कितने प्रश्न हो पाते हैं। आज 165 क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में पूरा, जिसमें 100 प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, सीधा टू द पॉइंट। पहले को 101वां क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों 101वां क्वेश्चन कह कि निम्नलिखित में से विशाल प्रतीत होता है, तो वो निकोलो डी कांटी नहीं दोस्तों, अफानासी निकितिन नहीं दोस्तों, अब्दुल रज्जाक नहीं, डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाली नागरिक हैं। डोमिंगो पायस ने ही बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य है दोस्तों, वह जो है दोस्तों रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है, यानी रोमन साम्राज्य से इसकी तुलना किए थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आप लोगों के अच्छे ढंग से क्लियरिटी आ जाएगी कि वास्तव में सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, तब चीजें और भी आपको अच्छे से, ठीक है दोस्तों, क्लियर कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। कह रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, तब चीजें समझ में आएगी कि वास्तव में कह रहा है तो क्या कह रहा है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर ले। ठीक है, अब चीजें शायद हो गई होंगी बेहतर, ये ऐसे कर लें। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, कह रहा है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि निकोलो डी कॉन्टी जो इटली का व्यापारी था, अब्दुल रज्जाक फारस के राजा का दूत था, अफानासी निकितिन रूस का व्यापारी था, ने 15वीं सदी में, तथा दुआर्ते बाराबोसा पुर्तगाल के डोमिंगो पायस एवं फर्नाओ नूनीज ने 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, आप जानते रहिए तो कौन कौन से यात्री थे, इन्हें जानते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि उल्लेखनीय है कि निकोलो डी कॉन्टी यानी इटली का व्यापारी था, अब्दुल रज्जाक फारस के राजा का दूत था, यानी फारसी व्यापारी था, तथा अफानासी निकितिन रूस का व्यापारी था, ने 15वीं सदी में या आया था। ठीक है दोस्तों, तो निकोलो डी कॉन्टी हो गया, अब्दुल रज्जाक हो गया और निकितिन हो गया। निकितिन रूस का था, अब्दुल रज्जाक फारस का था, निकोलो डी कॉन्टी इटली का था। ये 15वीं सदी में भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, और दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल के डोमिंगो पायस एवं फर्नोवा नूनीज ने 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा की थी। आप इन्हें भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तब चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से स्पष्टतः क्लियर होती चली जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, प्रश्न के मतलब क्या होते हैं, यह भी चीजें आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर होती चली जाएंगी। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में पूछा है दोस्तों। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। कह रहा है दोस्तों, कमलपुरम जलाशय तथा हिरिया नहर विजयनगर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कमलपुरम जलाशय तथा हिरिया नहर विजयनगर से संबंधित है, ये वाला तो सही है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण लिखा है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है यहाँ के शासकों ने कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया था, यह भी सही है। तो तीनों कथन सही है। तीनों किसमें, डी में, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें ठीक है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए तब आप को रिलेट कर पाएंगे। कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यहाँ निर्मित प्राकृतिक कुंड है, और ऐसी ही जल कुंड एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इससे न केवल सिंचाई होती थी, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से बल्कि इस जलाशय कहा जाता था। इससे न केवल सिंचाई होती थी, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त हिरिया नहर के भग्नावशेषों को आज भी देखा जा सकता है। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था, अतः कथन पहला सही है। ठीक है दोस्तों, और अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी के द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई
किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों के उल्लेख के साथ ही किलेबंदी का विस्तृत विवरण है, अतः कथन दूसरा सही है। और क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना था, अतः कथन तीसरा भी सही था। ठीक है दोस्तों, कह रहा विजयनगर कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष यानी विद्रोहियों को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना था, अतः कथन तीसरा भी सही है। तो हमने आपको यह भी व्याख्या के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 103 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कह रहा है कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था। यानी कमल महल का संबंध आप सभी लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य से था। कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था, तो विजयनगर साम्राज्य से था। व्याख्या देखिए, चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अगर विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल है। संभवतः यह परिषदीय सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। और उल्लेखनीय है कि हजारा राम मंदिर भी विजयनगर के स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें आंतरिक दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं, यह भी जानते रहिए दोस्तों, क्योंकि कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों किस पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। ठीक है, और देखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए दोस्तों सीधा प्रश्न पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए भाई, राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे। ये तो सही है दोस्तों। ठीक है, ये तो सही है भाई, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते थे वो विरूपाक्ष जो देवता होते थे। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी के दक्षिण की जो भूमि होती थी, यानी एक प्रकार से कहा जाए तुंग और भद्रा का द्वाब जो होता था दोस्तों, उसके द्वाब में आने वाली भूमि को जो विरूपाक्ष कहा जाता था, उसी विरूपाक्ष देवता के प्रतिनिधि के रूप में जो है दोस्तों विजयनगर के साम्राज्य के जो शासक होते थे शासन करते थे। और कह रहा है शासक देवताओं से गहन संबंध के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराड़ा का प्रयोग भी करते थे। यह भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है, दोनों किसमें सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए कैसे ऊपरी दोनों कथन सत्य कैसे सत्य है। विजयनगर शासकों की विरूपाक्ष तथा पंपा देवी में श्रद्धा थी। उन्होंने स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहा था। यहाँ के शासकों ने देवताओं से अपने गहन संबंध के संकेत के रूप हिंदू सूरतराड़ा का प्रयोग हिंदू शासक के रूप में प्रयोग करने का प्रयास विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किया था, यह भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखने का प्रयास करिए। ठीक है, क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है सूची का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। आपको बताना कि कौन कौन से कूट कहां से कैसे कैसे सही है। ठीक है दोस्तों, कह रहा गजपति यानी स्थापना वर्ष यानी गजपति राज्य की स्थापना हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 1435 में। ठीक है, गजपति राज्य की स्थापना 1435 में हुआ था, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 का 3 हो जाएगा 1435 में। और गोलकुंडा राज्य की स्थापना तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 1518 में हुआ था। ठीक है, 1518 में हुआ था, तो यानी 1 हो जाएगा। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना तो 1347 में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली की स्थापना तो आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 किसमें है, डी में है, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर हमने मिलान भी किया है। गजपति उड़ीसा में 1435,
गोलकुंडा 1518, बहमनी 1347, दिल्ली सल्तनत 1206। आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106वां क्वेश्चन देखते हैं और देख करके बताइए कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके बताइए कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। जैसे कह रहा है दोस्तों, आपको सही क्वेश्चन बताना है। ठीक है, कह रहा है अर्ज ए मामलिकात सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, यानी सेना का जो प्रमुख होता था उसे अर्ज ए मामलिकात कहा जाता था, सैन्य विभाग का प्रमुख। ये तो सही है दोस्तों, पहला वाला। और कह रहा है दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये गलत है दोस्तों। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। या बलबन ने किया था, कौन किया था दोस्तों, देखते हैं और व्याख्या में। फिलहाल केवल पहला सही है, केवल पहला किस में है, ए में है, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का व्याख्या देखिए। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिल्ली सल्तनत में वजीर के पद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग, यानी दिल्ली सल्तनत में वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग होता था, ये जानते रहिए दोस्तों। इस विभाग के प्रमुख को अर्ज या आरिज ए मामलिक कहा जाता था, अतः कथन एक सही है। ठीक है दोस्तों, बलबन द्वारा पहली बार एक अलग आरिज विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया गया था, अतः कथन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि हमने बताया था दोस्तों कि दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया था, एक अलग से सैन्य विभाग बनाया था जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। यह स्थापना कौन किया था, बलबन ने किया था, तो हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, क्लियरिफिकेशन करने के लिए हमने आपको कहा था कि व्याख्या में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अब चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 देखने का प्रयास करिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है अमर नायक थे। ठीक है, अमर नायक थे तो क्या थे, आपको वही बताना। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के सेनाधिकारी जिन्हें राज्य द्वारा शासित क्षेत्र में राजस्व वसूली और शिल्पकारों तथा व्यापारियों से बकाया वसूलने के अधिकार दिए गए थे। पहला वाला सही दोस्तों, यही अमर नायक होते थे। ठीक है, यानी विजयनगर साम्राज्य के सेनाधिकारी होते थे जिन्हें राज्य द्वारा शासित क्षेत्र में राजस्व वसूली और शिल्पकारों तथा व्यापारियों से बकाया वसूलने के अधिकार दिए गए थे, ये सही है। ठीक है, ये पहला वाला सही है दोस्तों, यही होते थे अमर नायक। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा और बाकी सभी गलत है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए। अमर नायक विजयनगर साम्राज्य में सेना कमांडर थे जिन्हें 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 राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। विकल्प ए सही है। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए सही था, हमने और उसका व्याख्या भी आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या कह रहा है। सब चीजें और भी आपको अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका क्वेश्चन का लेंथ जो है दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर व्याख्या भी हम आपको दिखाते हैं कराते हुए। ठीक है दोस्तों, कह रहा क्वेश्चन 108 कह रहा है निर्देश आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। ठीक है दोस्तों, कथन और कारण वाले प्रश्न आपको हैं। ठीक है, चलिए कथन और कारण वाले, तो आपको बताना कि कथन और कारण वाले प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कथन दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से बड़ी संख्या में दास एकत्रित किए थे। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से बड़ी संख्या में दास एकत्रित किए थे। कारण कह रहा है उसने दासों को कारखानों में लगाया और उनमें से कुछ को विशेष दस्तों या सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया जो उसके प्रति वफादार थे। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों को कारखानों विशेष दस्तों या सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया जो उसके प्रति वफादार थे, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से बड़ी संख्या में दासों को एकत्रित किया था। क्या दो कथन और कारण एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का यही उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, कारण जो है कथन की पुष्टि कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी आर ए की सही व्याख्या करने का मतलब है दोस्तों जो आर है वो इसमें निहित है कि नहीं, कैसे निहित है कि नहीं, जैसे कि अब यहाँ पर नाम देखे रख के पढ़िए कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों को कारखानों में लगाया और उनमें से कुछ को विशेष दस्तों या सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया। इसीलिए यही वो मेन कारण था दोस्तों कि शाह तुगलक ने राजनीतिक और आर्थिक
पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में दास को एकत्रित किया था। तो कथन कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसीलिए ए वाला सही है दोस्तों। व्याख्या देखिए, जो हमने बताया वही आपको यहाँ पर दिखेगा। यह सत्य है कि फिरोज शाह तुगलक बड़ी तादाद में आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों से दास इकट्ठे कर रखे थे। इसका कारण था कि दासों को कारखानों में लगा रखा था एवं उनमें से कुछ को उसने विशेष सिपाहियों के रूप में नियुक्त भी किया। अतः यह व्याख्या भी सही है। इस प्रकार सही उत्तर ए होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों सही होगा हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 109 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तब चीजें और भी आपको अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि इसका जो व्याख्या है थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसलिए पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले आपको देख लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट दी है, तब आपको बताना। कह रहा है सैन्य कमांडो को राज्य क्षेत्र के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंध के लिए भूमि सौंपी गई है। तो सही है। जो सैनिक कमांडर होते थे उन्हें राज्य क्षेत्र के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई है। तो सही है भाई, ऐसा तो किया था। ठीक है, और इस भूमि को इक्ता कहा जाता था तथा उसके धारकों को मुक्ति कहा जाता था। यह भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों किसमें सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप पढ़ चुके हैं तो व्याख्या भी अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम फिर भी थोड़ा थोड़ा सा व्याख्या आपको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तब चीजें आगे भगाएंगे। खिलजी और तुगलक साम्राज्य ने विभिन्न आकार के क्षेत्रों में राज्यपालों के रूप में सैन्य कमांडरों को नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था और उनके धारक को इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। इन इक्तादारों का काम सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। यानी जो इक्तेदार होते थे, जिन्हें राज्य की भूमि जो दी जाती थी उन्हें इक्तेदार कहा जाता था। जो भूमि उन्हें मिली थी उसे इक्ता कहा जाता था। उन्हें अपने इक्ता में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था यानी एक प्रकार से क्या प्रबंध करने की पूरी जिम्मेदारी दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब पूरा व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अपनी सैन्य सेवाओं के बदले में इक्तेदारों द्वारा वेतन के रूप में राजस्व एकत्र किया जाता था। इसी राजस्व से वे अपने सैनिकों को भी भुगतान करते थे। यदि उनकी नियुक्ति वंशानुगत नहीं होती थी या उनको कुछ ही समय के लिए इक्ता सौंपी जाती थी तो इक्ताओं पर नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावी होता था। अतः कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान सेवा की इन कठोर शर्तों को कड़ाई से लागू किया गया था। इक्ताओं द्वारा एकत्रित राजस्व की पड़ताल के लिए राज्य द्वारा लेखाकार नियुक्त किए जाते थे। इसका विशेष ध्यान रखा जाता था कि इक्ता केवल राज्य द्वारा निर्धारित करों को ही एकत्र करे और आवश्यक संख्या में सैनिकों को रखें। तो पूरा डिटेल में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 देखने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 देखने का प्रयास करिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से सही है या है। आपको कौन कौन से सही आपको यही बताना। ठीक है दोस्तों, कह रहा है बंदरगाह उच्च परिवार में जन्मे बंदगान उच्च परिवार में जन्मे और अभिजात वर्ग के कुलीन जनों को दी जाने वाली उपाधि थी। ये गलत है दोस्तों। और क्या कह रहा है, खिलजियों और तुगलकों दोनों ने बंदगानों को सेनापति और राज्यपाल के रूप में उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया। ये सही है। और नए सम्राट के आरोहण से प्रायः पुराने और नए कुलीन वर्गों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता था। ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा दोनों सही। दूसरा तीसरा किसमें, सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। ठीक है दोस्तों, वास्तव में सारी चीजें थी क्या। चलिए पहले आप व्याख्या देखिए। ठीक है, जो प्रश्न आपने अभी पढ़ा है पहले आप उसकी व्याख्या देखिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न जो है थोड़ा सा, प्रश्न की जो व्याख्या है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है,
क्योंकि प्रश्न का जो लेवल है दोस्तों वो IS टाइप का, ठीक है। बी वाला, सी वाला सही था। दूसरा तीसरा कैसे सही था, कह रहा है कि एक साम्राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए विश्वसनीय राज्यपालों और प्रशासकों की आवश्यकता थी। सामंतों और जमींदारों की बतौर राज्यपाल नियुक्ति करने के बजाय दिल्ली के शुरुआती सुल्तानों, विशेष रूप से इल्तुतमिश ने सैन्य कार्यों के लिए खरीदे गए विशेष दासों का समर्थन किया, जिन्हें फारसी में बंदगान कहा जाता था। उन्हें राज्य में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों की देखरेख के लिए सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया था। चूंकि वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे, अतः सुल्तान को उन पर पूरा विश्वास और भरोसा था, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। और खिलजी और तुगलक निम्न वर्ग में जन्मे बंदगान का इस्तेमाल करते रहे और उन्हें उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया। उन्हें जनरल और गवर्नर नियुक्त किया गया, हालांकि इसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता का तत्व सामने आया। दास और आसामी जो किसी दूसरे की सुरक्षा में होता है, अपने स्वामी और संरक्षक के तो वफादार थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी नहीं थे। नए सुल्तानों के अंदर नए सुल्तानों के अंदर स्वयं के नौकर चाकर थे। ठीक है दोस्तों, स्वयं के नौकर चाकर थे। नतीजतन किसी नए शासक के आगमन पर अक्सर, ठीक है दोस्तों, किसी नए शासन के किसी नए शासक के आगमन पर अक्सर पुराने और नए कुलीनों के बीच संघर्ष देखा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इन निम्न वर्गों में जन्मे लोगों को दिए गए संरक्षण ने भी कई कुलीनों को झटका दिया और फारसी तवारीख के लेखकों ने दिल्ली के सुल्तानों द्वारा उच्च पदों पर निम्न वर्ग के लोगों की नियुक्ति की आलोचना की, अतः कथन 2-3 भी सही था। ठीक है दोस्तों, पहला वाला क्यों गलत था और दूसरा तीसरा क्यों सही था, यह भी थोड़ा सा व्याख्या है। क्यों? क्योंकि जो है दोस्तों, दासों को अगर आप जनरल बना रहे हैं, गवर्नर बना रहे हैं, तो दास एक प्रकार से जो है दोस्तों अपने जो उन्हें खरीदा उनके प्रति लायल रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पुत्रों के प्रति भी वो लायल रहेंगे, क्योंकि दास जो होते थे दोस्तों वो कहीं न कहीं निम्न कुल के भी होते थे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां भी होती थी। खासकर जो दास वंश चलता है, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों बहुत ही जो है दोस्तों संघर्ष भी देखने को मिलता है, उत्तराधिकार संघर्ष भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को जो है दोस्तों उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, फिर याकूत की कैसी एंट्री होती, फिर कैसे मारा जाता है, तो आप देखेंगे दास वंश ही कहीं न कहीं उत्तराधिकार के युद्ध में ही उलझा रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है? कह रहा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है, 3 स्टेटमेंट दिया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना कि कौन कौन से सही है। कह रहा है कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, ये गलत है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा नहीं कराया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके आयताकार प्रांगण में 27 हिंदू और जैन मंदिरों जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था के स्तंभ एवं वास्तु शिल्प के टुकड़े शामिल हैं, ये वाला सही है। और यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित प्रथम शहर, जिसे दिल्ली कुहना यानी पुराना शहर कहा जाता था, की सामूहिक मस्जिद थी। तीसरा भी सही है। तो दूसरा तीसरा किस में? दूसरा तीसरा सी में, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी, ठीक है दोस्तों, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए दोस्तों, व्याख्या देखिए, तब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। कह रहा कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, अतः कथन एक सही नहीं है। कुतुब ऐबक ने करवाया था, 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, अतः कथन एक सही नहीं है। यानी कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसमें पहले वाले में कहा था कि इल्तुतमिश ने कराया था, इसलिए गलत हो गया। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी मस्जिद है जो आज भी मौजूद है। इसमें एक आयताकार बरामदा है जो नक्काशीदार स्तंभों से 27 हिंदू और जैन मंदिरों के वास्तुशिल्पियों ने मिलकर तैयार किया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त कर दिया था। जैसा कि मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर उसके शिलालेखों में दर्ज किया गया है, अतः कथन दूसरा सही है। और क्या कह रहा है?
यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित पहले शहर की पहली सामूहिक मस्जिद थी जो इतिहास में देहली एक कोहना यानी पुराना शहर के रूप में बने थे। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार किया। मीनार का निर्माण 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, अतः कथन तीसरा सही है। यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है और फिरोज शाह तुगलक है, 3 लोगों का नाम है। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी जानते रहिए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखने का प्रयास करते हैं। ये 112 यानी 112 देखने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 112, सल्तनत कालीन तकनीकी और आर्थिक विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है सल्तनत कालीन तकनीकी और आर्थिक विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं आपको बताना है। जैसे कह रहा भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख ईसामी की फुतूह उस सलातीन में मिलता है। ये तो सही है दोस्तों, भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख ईसामी की फुतूह उस सलातीन में मिलता है, सही है। रेशम कीट पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित हुई, यह भी सही है। यानी रेशम कीट पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित हुई, यह भी सही है। सी कह रहा अमीर खुसरो ने 13वीं सदी के अंत में कागज के इस्तेमाल संबंधी जानकारी का उल्लेख किया, यह भी सही है। सिकंदर लोदी द्वारा समय सूचक उपकरणों का प्रयोग सल्तनत काल का एक प्रमुख आविष्कार था, यह गलत है, डी वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, अब व्याख्या देखिए तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे। कथन ए, बी और सी तीनों सत्य तथा कथन डी असत्य है। समय सूचक उपकरणों का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, न कि सिकंदर लोदी द्वारा। सल्तनत कालीन इन आविष्कारों के अलावा रहट का पहला विवरण 16वीं शताब्दी में बाबरनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, परंतु पूर्व मध्यकालीन भारत के कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख अरघट नाम से मिलता है। संभवतः इसका प्रयोग सल्तनत युग में ही आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो रहट नाम की जो एक सिंचाई प्रणाली होती थी उसके बारे में हालांकि पूर्व मध्यकालीन के इतिहास में भी मिलता है, राजपूतों के काल में भी मिलता है, जो अरघट के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रयोग सल्तनत काल में हुआ था, आप इसे भी जानते रहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। कह रहा सल्तनत कालीन राजस्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत कालीन राजस्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ठीक है, कौन सा से सही है या है आपको बताना है। जैसे कह रहा है अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के अतिरिक्त किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करके लगान वसूलने करने की पद्धति नहीं अपनाई थी, ये सही है। अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दोस्तों, किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूलने का पद्धति चलाया था। और अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधारों के कारण खूंटों और मुकद्दम जैसे मध्यस्थों की स्थिति में गिरावट आई थी, यह भी सही है। जो अरबी घोड़े पर बैठते थे, पान की गिलोरियां दबाए रहते थे, उनकी हालत बद से बदतर हो गई थी अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों किसमें सी में, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सी का क्वेश्चन नंबर 113 का व्याख्या देखते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 का व्याख्या देखिए। कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही है। अलाउद्दीन के समय कृषि सुधारों के परिणाम स्वरूप खूंटों और मुकद्दमों की स्थिति में गिरावट आई। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी खूंटों और मुकद्दमों पर नकेल लगाने का प्रयास किया, परंतु यह भी सही है कि बिना उनके सहयोग के कृषि सुधार असंभव था। अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयासों से खूंट और मुकद्दमों के ऊपर रोक अवश्य लगी, परंतु इससे सबसे ज्यादा हानि सामान्य किसानों की हुई और यही कारण है कि दोनों के शासनकाल में अनेक कृषक विद्रोह हुए थे। ठीक है दोस्तों, अनेक कृषक विद्रोह भी यही कारण था हुए थे, आप यह भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। कह रहा फिरोज शाह तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्का जारी किया था, गलत। मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए थे, यह भी गलत।
तो ना तो पहला ना तो दूसरा कौन है दोस्तों, डी है, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। कह रहा है दोस्तों, दोनों कथन एक तथा दो सही नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्कों के बदले अदली नामक सिक्का चलाया जिसका वजन 140 ग्रेन चांदी के बराबर था। ये जानते रहिए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्कों के बदले अदली नामक सिक्का चलाया था। ठीक है दोस्तों, और कह रहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्यबिक नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए थे। ये गलत है दोस्तों। सोने और चांदी सिक्कों के बदले अदली नामक सिक्का चलाया था जिसका वजन 140 ग्रेन चांदी के बराबर था। फिरोज शाह तुगलक ने अद्यबिक नामक तांबा चांदी मिश्रित सिक्का चलाया था, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अद्यबिक नामक तांबा और चांदी के मिश्रित सिक्के चलाए थे। अब इसे भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए एकदम। जिसकी मस्ती जिंदा है दोस्तों, उसकी हस्ती जिंदा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखने का प्रयास करिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही दिमाग को माच के पढ़ने का प्रयास करिए, तब आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ठीक है, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में 2 नए साम्राज्य बहमनी और विजयनगर अस्तित्व में आए। तो सही है दोस्तों, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश चलाया था। संगम, सालू, तुलुग, आराबिडू वंश चले थे। और निकोलो डी कांटे और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का गौरवपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, निकोलो डी कांटे इटली का यात्री था और अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था या राजदूत था, तो यह फारस का था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कथन सही है। दोनों केस में सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा विजयनगर और बहमनी राज्यों ने विंध्य क्षेत्र के दक्षिण भाग में 200 वर्षों से अधिक समय तक अपना प्रभुत्व बनाए रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में 2 नए साम्राज्य बहमनी और विजयनगर अस्तित्व में आए। अतः कथन एक सही है। इतालवी यात्री निकोलो डी कांटे ने वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी तथा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। इन्होंने भारत का गौरवपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया और विजयनगर को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक बताया। अतः कथन दूसरा भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो विजयनगर यानी इटली यात्री निकोलो डी कांटी ने 1420 में विजयनगर की यात्रा की तथा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। आप इसे भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 116 चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। ठीक है दोस्तों, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है उन्होंने फारसी की एक नई शैली की रचना की जिसे है दोस्तों, कौन सा से सही है, यानी उन्होंने फारसी की एक नई शैली की रचना की जिसे सबक हिंदी के नाम से जाना जाता है। पहला वाला तो सही है भाई। और उन्होंने यौन विज्ञान पर आधारित पुराने भारतीय ग्रंथ कोक शास्त्र का अनुवाद किया। गलत है। वह सूफी संत नसीरुद्दीन चिराग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। यह भी गलत है। केवल पहला सही है। पहला किसमें, ए में है, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में पूरा खाका यहाँ पर आप अच्छे से जान जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि भारत का इसे तूतीय हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, तो ऐसे प्रश्न भी इनसे बनते। कह रहा है अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। यानी अमीर खुसरो स्वयं एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। वे स्वयं को के भारतीय होने पर गर्व करते थे। उन्होंने ऐतिहासिक प्रेम आख्यानों सहित बड़ी संख्या में काव्य रचनाएं की। ये भी जानते रहिए। उन्होंने सभी काव्यात्मक रूपों का प्रयोग किया और फारस की एक नई शैली का निर्माण किया जिसे सबक हिंदी या भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। अतः कथन एक सही है। खुसरो द्वारा पद्य में रचित शब्दावली खालिक बरी में अरबी, फारसी और हिंदवी के शब्द शामिल हैं। यानी खुसरो द्वारा पद्य में रचित शब्दावली खालिक बरी में अरबी, फारसी और हिंदवी के शब्द सम्मिलित है। कोक शास्त्र को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का श्रेय
श्रेय जो है जिया नक्शबी को दिया जाता है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। यानी कोक शास्त्र को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का श्रेय जिया नक्शबी को दिया जाता है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। एक कुशल संगीतकार के रूप में वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया द्वारा आयोजित धार्मिक संगीत सभाओं, समापवित गीतों का गायन में भाग लेते थे। वे निजामुद्दीन औलिया के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे और ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1325 में उनके पीर की मृत्यु का पता चलने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, जिन्हें निजामुद्दीन औलिया की कब्रगाह के निकट दफनाया गया था, अतः कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों कथन कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते थे और तीनों कथनों का क्या मार्मिक था उसे भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 117 देखने का प्रयास करिए। ठीक है, व्याख्या भी समझने का प्रयास किया करिए दोस्तों। ठीक है, व्याख्या भी देखने का प्रयास किया करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान का उपयुक्त कथनों में से वर्णन किया गया। कह रहा है उसने सुल्तान बनने से पहले नायब का पद धारण किया, नायब का पद धारण किया, उसने सजदा और पैबोस की रस्म के अनुपालन पर जोर दिया और उसने भारतीय मुसलमानों की सत्ता में सभी पदों से निष्कासित कर दिया। तो तीनों कथन बलबन के लिए है दोस्तों। बलबन सभी लोग जानते हैं, यह जो है भारतीय मुसलमानों से नफरत करता था। भारतीय मुसलमान मतलब जो हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बन गए थे, उनसे बलबन नफरत करता था, उसका कोई कद्र नहीं करता था। यानी सुल्तान के कदमों को चूम लो आदर से, तो उसके सामने और सुजदा और पैबोस प्रथा चलाया था, जो गैर इस्लामिक था, जिस का कुरान में जिक्र नहीं, वो भी चलाया था। यानी बलबन 1246 से 86 तक अपने शुरुआती समय 1246 से 65 के में बलबन ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के अंतर्गत नायब या उप का यानी उप सुल्तान का पद धारण किया। वह तुर्क कुलीनता का अग्रणी समर्थक था। इस प्रकार उसने महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए कुलीन तुर्क परिवारों के अतिरिक्त किसी अन्य की नियुक्ति निषेध कर दी। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय मुसलमानों को सत्ता और अधिकार के सभी पदों से वंचित कर दिया था। ये भी जानते रहिए, कर दिया गया था, यह भी जानते रहिए। ठीक है, और भी ठीक है दोस्तों, और भी कुछ थोड़ी सी व्याख्या है, अब उसे भी समझ जाइए, तब चीजें और भी आप अच्छे से समझ पाएंगे बलबन को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहीं पर है, थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए, और भी है। ठीक है, कह रहा है इस बात पर बल देने के लिए कि श्रेष्ठ जन उनकी बराबरी के नहीं थे, उन्होंने सजदा, यानी इस बात पर बल देने के लिए कि श्रेष्ठ जन उनकी बराबरी के नहीं थे, उसने सजदा, दंडवत और पैबोस, सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा के अनुपालन पर जोर दिया, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, विकल्प बी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करिए और विचार करके बताइए कि कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। कह रहा भारतीय घोड़ों की तुलना में तुर्कों के घोड़े श्रेष्ठ थे, ये तो सही है भाई। और तुर्कों के पास विशाल पैदल सेना थी, यह भी सही है। ठीक है, तुर्कों के पास विशाल पैदल सेना थी, यह भी सही है। तो दोनों कथन किसमें सीम है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मात्र 15 वर्षों की संचित अवधि में उत्तर भारत के सभी प्रमुख राज्यों को तुर्की सेनाओं द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा, ये तो सही है। कारण भारतीयों को हाथियों का लाभ प्राप्त था, लेकिन तुर्कों के घोड़े भारत में आयात किए गए घोड़ों की तुलना में अधिक तेज और मजबूत थे, यानी मजबूत थे, अतः कथन एक सही है। तुर्कों की श्रेष्ठता सामाजिक और संगठनात्मक क्षेत्रों में थी। सामंतवाद के प्रसार ने भारतीय राज्यों के प्रशासनिक ढांचे और सैन्य संगठन को कमजोर कर दिया था। दूसरी ओर अपनी जनजाति संरचना और एकता एवं खालसा प्रणालियों के विकास के कारण तुर्कों की बड़ी बड़ी अस्थायी सेनाएं लंबे समय तक मैदान में डटी रह सकती थी, अतः कथन दूसरा भी सही था। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 देखने का प्रयास करते हैं। व्याख्या आप जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम थोड़ा सा व्याख्या पर ज्यादा जोर देते हैं चीजें आपको समझाने के लिए। बलबन के संदर्भ में कह रहा बलबन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। कह रहा है दोस्तों कि उसने नसीरुद्दीन महमूद के समय नायब का पद धारण किया, सही है। उसने मदिरा का सेवन त्याग दिया और राज दरबार में हास परिहास व हंसने पर प्रतिबंध लगाया, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों किसमें सीम है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए 1265 से 87 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तानों के रूप में
भारत पर शासन करने वाला बलबन मध्यकाल के महान सुल्तानों में से एक था। उसने राजा निर्माता की भूमिका निभाई। उसने इल्तुतमिश के कनिष्क पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को 1246 में सिंहासन हासिल करने में मदद की थी और उसके नायब का पद धारण कराया था। अतः कथन एक सही है। उसने अदालत में हंसी मजाक से परहेज रखा, यानी उसने अदालत में हंसी मजाक से परहेज रखा और यहाँ तक कि शराब पीना भी छोड़ दिया ताकि कोई उसे कभी अंगभीर मुद्रा में न देख सके। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, इसके बाद यह क्लास यहीं पर जो है दोस्तों एंड अप हो जाएगी। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट प्रदान किया था। फिरोज शाह तुगलक छूट प्रदान करेगा, गलत है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 3 बाजारों की स्थापना की और मूल्यों को नियंत्रित किया, ये सही है। केवल दूसरा सही है, दूसरा किसमें बी में है, तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को छूट दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने खुद को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य के को विशुद्ध इस्लामिक राज्य घोषित करके उलेमाओं को खुश करने की कोशिश की। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। अतः कथन एक सही नहीं है, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। और अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कदम उठाए, वह उसके समकालीनों के लिए विश्व के महान आश्चर्यों में से एक था। उसने खाद्यान्न, शक्कर और रसोई तेल से लेकर सुई तथा आयात किए गए कीमती वस्त्रों से लेकर घोड़े, मवेशी और गुलामों तक की कीमतें तय कर दी। इस प्रयोजन से उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्न के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़े, गुलामों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार सहना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था और दुकानदारों तथा कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। अतः कथन दूसरा भी सही था। तो हमने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजार रखे थे, खाद्यान्नों के लिए, कीमती वस्त्रों के लिए, घोड़े, मवेशी और दासों के लिए। ठीक है दोस्तों, जिस पर एक अधिकारी लगाया था जिसे सहना नाम से जाना जाता था, सहना नाम का अधिकारी होता था। तो आज की क्लास इतनी ही दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दे दी इजाजत अपने दोस्त श्रवण कुमार को। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।